हेलो एवरीवन। सो एनबीएफसी स्पेस से एक टर्न अराउंड स्टोरी जिसको हमने अभी एक दो वीक पहले डिस्कस किया था, पिरामल फाइनेंस। सो इनके Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, कॉन कॉल हुआ है कंपनी का, डी मर्जर के बाद में फर्स्ट कॉन कॉल आई है। सो डिस्कस करते हैं कैसे नंबर्स हैं एंड मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दिया है, कैसे आउटलुक बनता है इस बिजनेस का। तो पिरामल फाइनेंस बेसिकली एक टर्न अराउंड स्टोरी है। मतलब एक टाइम पे कंपनी 3000 करोड़ का पैट करती थी पूरे साल के अंदर, फिर जस्ट एक दो साल के बाद आप देखोगे तो 13,000 करोड़ 15,000 करोड़ का लॉस इन्होंने रिपोर्ट किया। तो मतलब प्रॉफिट से बहुत ही खराब लॉसेस की तरफ ये कंपनी गई। पोस्ट कोविड इन्होंने अपना पूरा डीएनए चेंज किया। पहले ये रियल एस्टेट पे फोकस करते थे, मतलब सारा का सारा जो एक्सपोजर था कंपनी का वो रियल एस्टेट सेक्टर पे था। टिकट साइज बहुत ज्यादा होता था, जो आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कंपनी फंड करती थी। 500 करोड़ 600 करोड़ की कंपनी फंडिंग करती थी। एंड उसके बाद क्या हुआ, 2013-14 से लेकर के जो 2020 तक हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो बिल्कुल एक तरीके से डेड हो गया था, काफी सारे बड़े बड़े डेवलपर्स जो है वो बैंकरप्ट हो गए। वहां पे इस कंपनी की बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा और कोविड के बाद इन्होंने अपना पूरा डीएनए चेंज किया। रियल एस्टेट से कंपनी आज के टाइम पे एक रिटेल लेंडर बन चुकी है। सो रिटेल लेंडिंग के लिए इन्होंने उस टाइम पे एनसीएलटी में फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा एक वो डील किया था, डीएचएफएल को इन्होंने एक्वायर किया था। अब डीएचएफएल के एक्विजिशन से क्या हुआ कि इनके पास में पूरा रिटेल मॉडल का एक्सेस आ गया। मतलब डीएचएफएल के पास में दो सबसे बड़े प्रोडक्ट्स थे, होम लोन और आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो वो इनके पास में आ गया। ब्रांचेस आ गए 300 से ज्यादा, पूरा कलेक्शन इंफ्रा आ गया इनके पास में। एंड लास्ट 2-3 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो उन्होंने बहुत सारे रिटेल के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं। प्लस जो होलसेल वाला सेगमेंट था इनका पहले कोविड से पहले वाला, उसको भी मतलब बंद करके एक इन्होंने होलसेल 2.0 वाला सेगमेंट स्टार्ट किया। सो होलसेल 2.0 में ये क्या करते हैं, लोन डेवलपर्स को ही देते हैं, लेकिन कंपनी ने टिकट साइज बहुत कम कर दिया। सो अब कंपनी फोकस करती है सिर्फ जो आपके स्मॉल टू मीडियम साइज के जो डेवलपर्स होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि जो बड़े डेवलपर्स हैं मतलब उनको तो बहुत आसानी से बैंक वगैरह से लोन मिल जाता है, प्लस बैंक उनको और भी जो उनके प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज है उनको क्रॉस सेल कर लेता है। लेकिन जो स्मॉल से मिड साइज के जो डेवलपर्स हैं वहां पे काफी सारे बैंक जो है वो उनको केटर नहीं करते हैं, तो ये कंपनी उनको उन पे फोकस करती है। मतलब जो बहुत ही स्मॉल डेवलपर्स हैं उनको ये इग्नोर करते हैं, क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता, बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो कंपनी मिड टू स्मॉल साइज के डेवलपर्स को टारगेट कर दी है। टिकट साइज आप देखोगे अब तो 50 करोड़ से 70 करोड़ के बीच में ये ऑन एन एवरेज लोन देते हैं। फिर इनका एक कॉर्पोरेट वाला सेगमेंट भी है, जहां पे आपके अगेन जो मिड साइज कॉर्पोरेट्स होते हैं, जिनको वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए या कोई बड़ा कैपेक्स अगर वो कर रहे हैं उसके लिए लोन चाहिए, तो वहां पे कंपनी लोन देती है। तो ये होलसेल 2.0 है और दूसरा इनका रिटेल वाला सेगमेंट है। सो अभी अगर आप इनके रिटेल में प्रोडक्ट्स देखोगे तो ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी करती है। हाउसिंग लैब आई थिंक इनका 60-70% जो बुक है रिटेल के अंदर वो इन्हीं दोनों मेन सिक्योर प्रोडक्ट से आता है। ईल्ड आप देखोगे तो कितना बनाते हैं ये 11.9%, फिर लैब में है इनका 13.3%। तो एक चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज को देखते हैं, उनका ईल्ड है 13, 14, 15% के आसपास। लैब में आप देखोगे काफी सारे लेंडर्स का ईल्ड होता है 18 से 20% के आसपास। ये कंपनी यहाँ पे ईल्ड काफी कम बना रही है उनके कंपैरिजन में। तो मतलब कस्टमर सेगमेंट जो है वो थोड़ा सा ना मिड रेंज का ये टारगेट करते हैं। मतलब बहुत ही बेस्ट कस्टमर नहीं, क्योंकि वहां पे बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी एनबीएफसीज है, कंपटीशन इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, और ना ही जो आपके बॉटम ऑफ द पिरामिड होते हैं जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है उनको भी अवॉइड करती है। तो बीच में कहीं पे कंपनी प्ले करती है। फिर यूज कार लोन भी आप देखो तो 15% का यील्ड है, बिजनेस लोन भी 19% का यील्ड है। प्लस अगर आप ये माइक्रो फाइनेंस भी देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस में तो हम जैसे बैंक्स को देखते हो, जीवन बैंक, एक्विटास बैंक, उनका भी यील्ड 21-22% के आसपास है। ये कंपनी यहाँ पे 18% का यील्ड बनाती है। हालांकि एक्सपोजर भी इनका बहुत कम है 1.5%, लेकिन उसमें भी कंपनी जो बेस्ट क्वालिटी के कस्टमर्स होते हैं माइक्रो फाइनेंस में उनको कंपनी लोन देती है। फिर एक और चीज है, ये जैसे सैलरीड पर्सनल लोन में आप देखोगे कंपनी 17% का यील्ड बनाती है, जबकि जो डिजिटल लोन है जहां पे यील्ड और ज्यादा होना चाहिए वहां पे कंपनी का 14% का यील्ड है। तो एक्चुअली इनको ये कॉन कॉल में पूछा भी गया एंड उस पर मैनेजमेंट का कहना है कि जो सैलरीड पर्सनल लोन वाला बिजनेस है हमारा, वो सोर्सिंग से लेकर के जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो हम खुद करते हैं। यानी कि कस्टमर को या तो हम ओपन मार्केट से लेकर के आते हैं या हमारे डिजिटल इंफ्रा के थ्रू वो आता है, और पूरा लोन का अमाउंट हो गया उसको ट्रैक करना, कलेक्शन करना, ये सारा चीज हम खुद मैनेज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यील्ड है 17%। जो डिजिटल लोन है उसमें कंपनी एक तरीके का को लेंडिंग करती है। जैसे वो एल&टी फाइनेंस को आप देखते हो ना, उन्होंने टेक पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है पिछले कुछ टाइम में। तो अमेजॉन पे हो गया या फिर जैसे आपका फोन पे है, पेटीएम है, इन सारे मतलब इन सारे फिनटेक के साथ में वो पार्टनरशिप करके आगे कस्टमर को लोन देते हैं। तो सिमिलरली पिरामल भी डिजिटल लोन के अंदर क्या करता है, जो मतलब इनके इनसे वो सोर्सिंग करते हैं, कस्टमर इनके थ्रू आता है। प्लस जो आपका ये को लेंडिंग में एक वो आरबीआई का वो जो एक क्लॉज भी है एफएलडीजी करके, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी, तो अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो जो पहला इनिशियल लॉस है वो इनके पार्टनर को लेना पड़ता है। तो कंपनी इसीलिए कह रही है कि यहाँ पे यील्ड आपको दिख रहा है 14%, ये 14% हम चार्ज करते हैं। जो पूरा कस्टमर का जो यील्ड है वो तो पड़ता है 20 से 22% के आसपास का। तो इसीलिए ये डिफरेंस देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये ओवरऑल इनका रिटेल का प्रोडक्ट सेगमेंट है। फिर इस क्वार्टर का अगर हम इनका परफॉर्मेंस देखें तो एक तो इन्होंने ये नेक्स्ट 2-3 ईयर का गाइडेंस दिया है कि अपने लोन बुक को हमको 1.5 लाख करोड़ तक लेके जाना है। इस साल का इनका टारगेट है 1 लाख करोड़ का।
तो अभी 9 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं और 97,000 करोड़ का AUM कंपनी का हो चुका है। YOY ग्रोथ है इसमें 23% की। हालांकि इस साल का पूरे पूरे साल का ग्रोथ गाइडेंस है इनका लगभग 25% का, तो उस पॉइंट से आप देखोगे थोड़ा सा इन्होंने गाइडेंस को मिस किया है, लेकिन अभी Q4 बाकी है तो कंपनी वहां पे इसको कवर कर सकती है। देन इनका ROA आप देखो तो पहले तो बहुत ही खराब था, 1% के आसपास का ROA इनका बनता था, लेकिन अभी हर एक क्वार्टर में कंपनी ने ROA को इंप्रूव किया, तो 1.8% का ROA कंपनी का हो चुका है। प्लस लेवरेज भी अगर हम देखें तो वो पहले 2 के आसपास था, अब ये 3.5 के आसपास का लेवरेज है, और यहां से भी इनके पास में स्कोप है अपने लेवरेज को और कंपनी इंक्रीज कर सकती है। एसेट क्वालिटी कंपनी की काफी स्टेबल है, जो हमने बात करी ना कि क्यों इसको हम ट्रैक कर रहे हैं, इसका मेन रीजन ही यही है कि पिछला 3-3.5 साल जो इनका ये टर्न अराउंड चला है, उसमें जितने भी इन्होंने ये नया बुक बनाया है रिटेल के अंदर, होलसेल के अंदर, एसेट क्वालिटी कंपनी की बाय एंड लार्ज काफी स्टेबल रही है। जैसे हमने काफी बाकी सारे लेंडर्स को देखा कि पिछला 1-2 साल इंडस्ट्री खराब करी थी, उनकी एसेट क्वालिटी भी हिल गई। इस लेंडर के साथ में अभी तक फिलहाल वो चीज हमको देखने को नहीं मिली है, तो इसीलिए एक वो इंटरेस्ट बन रहा है। 90+ DPD भी आप देखोगे तो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ये नंबर इनका काफी स्टेबल है। प्लस प्रॉफिट हर एक क्वार्टर में लगभग कंपनी का डबल हुआ है, और अभी भी आप देखो तो Q1Q लेवल पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के पैट के अंदर। देन ये पूरा ओवरऑल ग्रुप की हिस्ट्री है। पिरामल का आप देखोगे तो 2-3 और बिजनेसेस हैं, ये इनके मैनेजमेंट टीम है। फिर इनका ये रिटेल मतलब ओवरऑल बुक अगर हम देखें तो एक तो है इनका ग्रोथ AUM। ग्रोथ AUM में इनका आता है रिटेल वाला बिजनेस जो अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, दूसरा है होलसेल 2.0। तो ये लास्ट 3 साल में जब इन्होंने इसको स्टार्ट किया लगभग 4 टाइम ग्रो किया है। दूसरा है इनका लीगेसी AUM। लीगेसी मतलब वही पुराना वाला जो डेवलपर वाला जो बुक था, जो खराब हो चुका था, जहां से लॉसेस बन रहे थे, तो उसको कंपनी ने लास्ट अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम में तो 7-8 टाइम इसको रिड्यूस किया है। अभी भी 5,000 करोड़ है, लेकिन मैनेजमेंट का टारगेट है कि आई थिंक FY28 तक इसको बिल्कुल जीरो करने का टारगेट है इनका। देन इनका ये रिटेल का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 23% की ग्रोथ है ओवरऑल। ये सारे मतलब लोन मिक्स है कंपनी का। हाउसिंग आप देखो, लैब देखो, लगभग 55% जो लोन है, 55-56 वो कंपनी का प्योर सिक्योर्ड लोन है। इसके बाद यूज कार लोन है, सैलरीड है, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है, माइक्रो फाइनेंस है, डिजिटल है, तो काफी डाइवर्सिफाइड बुक बनाई है इन्होंने। ये इनका गाइडेंस है FY26 का। तो AUM का 25% का ग्रोथ का टारगेट है। 9 मंथ्स में इन्होंने 23% डिलीवर करा है, लेकिन अभी Q4 आपका बाकी है। जो ग्रोथ AUM यानी कि रिटेल वाला और मेरा होलसेल वाला, उस बुक में कंपनी ने 34% से ग्रो किया है 9 मंथ्स के अंदर, और टारगेट है इसका 30% का। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि ये जो लीगेसी AUM है कंपनी का, इसका इनका टारगेट था कि 3,000 से 3,500 करोड़ हम करेंगे पूरे FY26 के एंड तक, लेकिन अभी अगर आप इसको देखोगे ये 9 मंथ्स के अंदर तो अभी ये 5,200 करोड़ ही हुआ है, यानी कि इसमें रिडक्शन इतनी ज्यादा नहीं हुई है। ये आई थिंक लास्ट क्वार्टर में भी ये 54-5500 था, तो Q1Q इतना ज्यादा रिडक्शन इसमें अभी देखने को नहीं मिला है। बाकी सारे मैट्रिक्स पे गाइडेंस इन्होंने बिल्कुल अचीव किया है। जैसे रिटेल बुक आप देखो, इनका टारगेट था 80 से 85% हम रखेंगे, तो 82% बुक आज के टाइम पे इनका रिटेल है। पैट का आप नंबर देखो, लास्ट ईयर पूरे साल में कंपनी ने 485 करोड़ का पैट बनाया था। अभी 9 मंथ्स हुए और 1,000 करोड़ का पैट कंपनी का हो चुका है, मतलब लगभग 2.5 गुना हो गया सिर्फ 9 मंथ्स के अंदर पिछले पूरे साल के कंपैरिजन में। और अभी एक क्वार्टर बचा है, तो कंपनी का टारगेट है 1,300 से 1,500 करोड़ के पैट का। फिर रिटेल में ओपेक्स टू AUM कंपनी का कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है, यील्ड वगैरह भी स्टेबल है, 90 मतलब वो एसेट क्वालिटी जो है वो भी आपकी काफी स्टेबल है। ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो हाउसिंग में आप देखो, लैब में देखो, यूज कार लोन में देखो, सब में काफी अच्छी ग्रोथ है। हाउसिंग का बुक का साइज भी काफी बड़ा है इनका, 30,000 करोड़ का, लेकिन उसके बाद भी ग्रोथ वगैरह इसमें अच्छी दिख रही है। सेम सैलरीड पर्सनल लोन जो है इसमें भी 40% की ग्रोथ है। डिजिटल लोन बीच में थोड़ा सा स्लो हुआ था इनका, लेकिन इस क्वार्टर में इसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कस्टमर सेगमेंट अगर हम देखें पिरामल फाइनेंस का, तो मेनली ये जो आपके 30s में होते हैं कस्टमर्स, उनको टारगेट करती है, मतलब जो एक तरीके से सेट हो चुके हैं अपने लाइफ में, स्टेबल इनकम उनको आ रही है, तो उनको कंपनी टारगेट करती है। प्लस ज्यादा जो इनका मतलब कैटेगरी के कस्टमर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको थोड़े से ईल्ड अच्छे मिल जाते हैं। जो आपके सैलरीड कस्टमर्स होते हैं वहां पे मतलब आप ज्यादा ईल्ड नहीं बना सकते, तो इसलिए कंपनी उनको टारगेट करती है। एंड एक और चीज आप देखोगे तो मंथली इनकम एवरेज जो इनके कस्टमर का होता है वो 49,000 है। मतलब वही जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि जो बिल्कुल हाई रिस्क की कस्टमर्स हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड, वहां पे टारगेट नहीं करती कंपनी। थोड़ा सा बीच के रेंज की जो कस्टमर्स है, जहां पे रिस्क भी इतना ज्यादा ना हो और साथ में मेरा पर लोन मार्जिन भी मेरा अच्छा बन जाए, उनको काइंड ऑफ कंपनी टारगेट करती है। क्रॉस सेल अगर आप देखोगे तो NBFC के लिए मतलब एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज अगर उनको बनाना है तो क्रॉस सेल रेशियो उनका बहुत हाई होना चाहिए। बजाज फाइनेंस को आप देखो, पूरा का पूरा बिजनेस ही उनका एक तरीके का क्रॉस सेलिंग बिजनेस ही है। सो उसी के बेसिस पे आज वो 23-24% पे इतने बड़े बेस के ऊपर भी ग्रो कर पा रहे हैं। इनका क्रॉस सेल अभी 25-30% है, लेकिन मतलब बहुत बड़ा स्कोप है अभी इसको और इंप्रूव करने का।
ये वाला स्लाइड काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब इनका ये ऑपरेटिंग लेवरेज का कैसा स्कोप है वो हमको ये बताता है। तो एक तो डीएचएफएल एक्विजिशन के बाद इनके ब्रांच वगैरह काफी बढ़ गए थे, लेकिन पिछले लगभग 1.5 साल में ना इन्होंने ज्यादा ब्रांच एडिशन किया नहीं। जैसे इस बार भी आप देखोगे 9 मंथ्स में सिर्फ एक इन्होंने ब्रांच ओपन किया है। पर अभी मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि हम अपना जो ब्रांच ओपनिंग है ना उसको वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो कॉन कॉल में इन्होंने गाइडेंस भी दिया है, उस पर भी बात करेंगे। फिर एक और चीज आप यहाँ पे देखोगे तो जो इनके 518 ब्रांचेस हैं, टोटल जो 518 ब्रांचेस हैं, इसमें से लगभग 200 ऐसे ब्रांचेस हैं जो अभी आपके 1 से 2-3 साल के कैटेगरी के अंदर है। और ये वाला स्लाइड अगर आप देखो जहां पे इनका मतलब एक ब्रांच जब भी 3 से 4 साल वाले बकेट के अंदर आ जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ना 1 से 2 साल वाले बकेट के कंपैरिजन में लगभग डबल हो जाती है। मतलब क्या है कि ये जो 200 ब्रांचेस है आपके, जो अभी 1 साल 2 साल पुराने हैं, अगले 1-2 साल में जैसे ही ये 3 ईयर 4 ईयर वाले बकेट के अंदर आएंगे तो पर ब्रांच जो प्रोडक्टिविटी है ना वो आपकी डबल हो जाएगी। यानी सेम कॉस्ट के ऊपर मैं ज्यादा बिजनेस जनरेट करूंगा, तो वहीं से आपका वो जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो जनरेट होता है। मतलब ओपेक्स टू एयूएम आपका और नीचे की तरफ जाएगा। सेम चीज जो आपने एसबीएफसी फाइनेंस में देखी है पिछले इतने सारे क्वार्टर्स में, इंडिया शेल्टर में हमने देखा है कि लोन ग्रोथ होता है 30-35%, प्रॉफिट ग्रोथ होता है उनका 60-70%, क्योंकि ब्रांच एडिशन उन्होंने पहले काफी अग्रेसिवली कर दिया है। अब वो कंपनीज सेम ब्रांच के ऊपर ज्यादा बिजनेस जनरेट कर रही है, तो उसका स्कोप इस कंपनी के पास में भी है। फिर इनका ये मतलब ओपेक्स टू एयूएम आप देखो 6.5% होता था, अभी कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर में ये इंप्रूव हो रहा है। इस क्वार्टर में भी हम देखें तो 10 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। देन अगर हम प्रोडक्ट वाइज रिस्क देखें तो हाउसिंग और लैब जो मेन प्रोडक्ट है वहां पे तो मतलब ऐसा कुछ डिटोरिएशन दिख नहीं रहा, काफी स्टेबल एसेट क्वालिटी है। ये जो यूज कार लोन है इसमें अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर थोड़ा सा बीच में एसेट क्वालिटी खराब हुई थी। इस साल के स्टार्टिंग में भी Q1 Q2 में भी थोड़ी सी मतलब नंबर इनके बढ़े थे, लेकिन अभी Q2 Q3 में हल्का सा स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। देन सैडिड पर्सनल लोन हो, डिजिटल लोन में भी बीच में खराब हुआ था, माइक्रो फाइनेंस का तो पूरा साइकिल ही खराब गया था। हालांकि अच्छी चीज है कि इनका एक्सपोजर ज्यादा नहीं था, सिर्फ 1% बुक है टोटल माइक्रो फाइनेंस का। लेकिन अभी पिछले 2 क्वार्टर से क्योंकि पूरा सेक्टर इंप्रूव हो रहा है तो इनको भी इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। देन इनके ये होलसेल वाला बुक देखें, इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ है। इस बुक का एक्चुअली साइज भी अभी काफी छोटा है, 12,000 करोड़ का बुक है, तो कंपनी बहुत आराम से इसको और हाई रेट पे ग्रो कर सकती है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया है। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, मतलब जो होलसेल 1.0 था उसमें कंपनी का 100% एक्सपोजर रियल एस्टेट पे था, और जो मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे कंपनी उसको फंड करती, तो रिस्क काफी ज्यादा लिया था। अभी इन्होंने ठीक ठाक डाइवर्सिफिकेशन करा हुआ है, ग्रोथ वगैरह इसकी भी अच्छी है। ये है आपका वही लेगेसी एयूएम, इसको कंपनी कंसिस्टेंटली नीचे करती जा रही है, अभी भी 5200 करोड़ के आसपास है। फिर इनके फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी का 31% से ग्रो किया है वाई लेवल पे। और मेन ये ग्रोथ कहां से आई है? इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका ग्रो किया सिर्फ 20%, और जो इंटरेस्ट इनकम है उसकी ग्रोथ रही है 24%। यानी पर लोन जो मेरे को इंटरेस्ट आता है उसका ग्रोथ ज्यादा बढ़ा है, और जो मेरा इंटरेस्ट मुझे देना पड़ता है बैंक्स को और दूसरे मेरे लैंडर्स को, उसका ग्रोथ सिर्फ 20% है। तो खर्चा कम हुआ, प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो मेरा जो नेट इंटरेस्ट इनकम है 31% की ग्रोथ है। फिर आप देखोगे कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो भी सिर्फ 4% से ग्रो किया, क्योंकि ज्यादा ब्रांच एडिशन वगैरह इन्होंने किया नहीं है। तो पीपीओपी 84% से ग्रो किया मेरा, यानी कि मेन ऑपरेशनल प्रॉफिट उसमें ग्रोथ है 84%। इवन क्यू ऑन क्यू आप देखोगे तो 28% की ग्रोथ है। फिर क्रेडिट कॉस्ट वगैरह भी कुछ खास कंपनी का है नहीं, प्लस कुछ इन्होंने अभी स्टेक वगैरह जो थे इनका, आई थिंक श्रीराम फाइनेंस जो इंश्योरेंस है उसमें भी इनका कुछ स्टेक था, उसमें सेल किया, और कुछ एडिशनल इनकम कंपनी को आया है, तो उसकी वजह से आप पैट देखोगे तो लगभग 10 टाइम ग्रो कर गया है वाई लेवल पे। बट ओवरऑल अगर मैं मेन प्रॉफिट भी देखूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो उसमें भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पैट जो है वो मतलब कंप्लीटली आपका सिर्फ उसी की वजह से ग्रो कर रहा है, जो मेन बिजनेस है उसमें भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, और लेंडर के लिए एसेट क्वालिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें भी कंपनी का स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। फिर इनका एक और चीज अगर हम देखें, कॉस्ट ऑफ बोरिंग, तो आप देखोगे कॉस्ट ऑफ बोरिंग इनका पहले बहुत हाई था, 9.17% चला गया था, लेकिन लास्ट कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर में कॉस्ट ऑफ बोरिंग कंपनी का नीचे की तरफ जा रहा है। अभी ये 8.9% आ चुका है, तो ये चीज भी काफी अच्छी है पिरामल के लिए। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं इनके, मतलब अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करें, जो गाइडेंस था उसके आसपास आया। ग्रोथ थोड़ा सा मिस हुआ है, लेकिन अभी एक क्वार्टर बाकी है Q4 का, तो मतलब उसको कंपनी आसानी से कवर कर सकती है। बाकी पैट का जो उन्होंने गाइडेंस दिया था बिल्कुल कंपनी अभी तक ऑन ट्रैक लग रही है ना। कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दिया है आगे का, एक तो इन्होंने मैक्रो लेवल पे वही सेम चीज थोड़ी सी हाईलाइट करी है जो हमने एसबीएफसी में डिस्कस किया था कि आपका रेपो रेट तो कट हुआ है लगभग 125 बेसिस पॉइंट, लेकिन इनकी भी मैनेजमेंट का कहना है कि मतलब बैंक से जो हमको रेट पास ऑन होना चाहिए था, जो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए था, वो अभी भी कंप्लीटली नहीं मिला है। मतलब अभी इनका कहना है, आई थिंक 23 से 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रिडक्शन हुआ है इनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में, लेकिन जो और बेनिफिट आना चाहिए था उसका कंपनी अभी भी वेट कर रही है। और उसका एक रीजन यही है
कि बैंक के खुद के जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है उसमें उनको उतना इंप्रूवमेंट अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो एक चीज इन्होंने भी हाईलाइट करी है। दूसरा, कंपनी का कहना है कि हमारा जो ये रेटिंग अपग्रेड हुआ है उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, उसके ऊपर कंपनी अभी भी काफी कॉन्फिडेंट है। तो मतलब इनका अगर आप अभी रेटिंग देखोगे ना तो AA+ इनकी रेटिंग अपग्रेड हो गई अभी रिसेंटली, लास्ट मंथ ही हुई है आई थिंक। तो एक एनबीएफसी जिसका मतलब A+ रेटिंग हो, AA रेटिंग हो और AA+ रेटिंग हो, जो अभी पीरामल फाइनेंस की है, तो इनकी मैनेजमेंट का बोलना है कि जैसे अभी हमारी AA+ हो गई है तो बाकी जो रेटिंग वाली एनबीएफसीज होती है उसके कंपैरिजन में हमारा जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो अब 50 से 80 बेसिस पॉइंट तक इंप्रूव होने का स्कोप है। मतलब चाहे आप कमर्शियल पेपर हो या फिर बैंक से हम बोरो करें या फिर बॉन्ड मार्केट से हम फंड उठाएं, तो इन सारी चीजों को इंक्लूड करके ना ऑन एन एवरेज हमारा 50 से 70-80 बेसिस पॉइंट के आसपास का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो इंप्रूव होने का स्कोप है। लेकिन ये एक साथ नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि अभी Q3 चल रहा है और Q4 Q1 में हमको एकदम से 50 बेसिस पॉइंट 70 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन दिखेगा। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखेगा। जैसे जैसे कंपनी नया लोन लेती जाएगी, मतलब मार्केट से फ्रेश लोन ये बोरो करेगी, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कंपनी का नीचे की तरफ जाएगा और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में भी हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मतलब क्या है कि जो अभी 8.9% का इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, पहले 9.2% था लगभग, ये इसका स्कोप आगे से और आगे आने वाले क्वार्टर्स में और अच्छा है, मतलब ये और नीचे की तरफ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जब आपका इंप्रूव होगा तो जो आपका NII है, नेट इंटरेस्ट इनकम, उसमें हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस रेट पे मैं लोन दे रहा हूं, यील्ड जो है मेरा वो मेरा स्टेबल है, उसको उसको मैं नहीं कट कर रहा, लेकिन जो रेट पे मैं पैसा उठा रहा हूं वो मेरा कट हो जाएगा। तो पर लोन प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा, यानी कि निम जो है उसमें मेरे को इंप्रूवमेंट दिखेगा। ऑलरेडी अगर आप इनके मार्जिन देखोगे तो पहले 3, 3.5, 4% होते थे, अभी पिछले 3-4 क्वार्टर से हर एक क्वार्टर में ऑन एन एवरेज 10 से 20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है निम के अंदर। तो 6% ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और इनका आगे मीडियम टर्म का टारगेट है कि 7% के आसपास का निम हमारा चला जाएगा। तो पहला जो लीवर है निम का वो है आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का रिडक्शन। अब ये वाला जो है ना, ये रेटिंग अपग्रेड की वजह से जो इनको एडवांटेज मिलेगा, ये इसका रेट कट से कोई लिंक नहीं है। रेट कट वाला तो अलग है, लेकिन अगर एनबीएफसी की क्वालिटी मतलब इंप्रूव हुई है, रेटिंग अपग्रेड हुआ है उसका, तो वो वाला एडवांटेज तो इनको मिलेगा। तो ये 50 से 70-80 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट इनको आएगा। तो मतलब यहां पे इनका मार्जिन का जो स्कोप है वो काफी अच्छा लगता है। दूसरा जो मार्जिन जिसकी वजह से इनका बढ़ सकता है, तो इनकी मैनेजमेंट का बोलना है कि हमारे अगर आप ओवरऑल बिजनेस देखोगे या ओवरऑल प्रोडक्ट सेगमेंट देखोगे तो 2 वाइट स्पेसेस हैं। वाइट स्पेसेस का मतलब क्या हो गया, जहां पे आज हमारी प्रेजेंस नहीं है, प्लस वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। तो कंपनी का कहना है हम अभी माइक्रो फाइनेंस में सिर्फ 1-1.5% के आसपास करते हैं और गोल्ड लोन तो हमारा अभी है ही नहीं। तो कंपनी ने जो अभी हमने स्लाइड में देखा ना कि ब्रांच ओपनिंग की तरफ इनका फोकस है, तो इस क्वार्टर के अंदर, ये वाला क्वार्टर चल रहा है Q4 का, सिर्फ इसी क्वार्टर में इनका टारगेट है कि 100 ब्रांचेस ही ओपन करेंगे। अब इस 100 ब्रांचेस में से 20 से 25 जो ब्रांचेस होंगे वो कंपनी कह रही है फुल सर्विस ब्रांचेस होंगे, मतलब जिसमें हमारे सारे प्रोडक्ट सर्विसेज जो है वो हम सेल करेंगे, वो हम ऑफर करेंगे कस्टमर को। 20 से 25 जो ब्रांचेस है वो गोल्ड लोन के होंगे। गोल्ड लोन के लिए इन्होंने आई थिंक 2 स्टेट्स अभी आइडेंटिफाई करें, उसका नाम नहीं बताया, लेकिन इनका कहना है स्टेट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, कहां पे ओपन करना है, उसके लिए क्या मार्केटिंग होगी, क्या PR होगा, ये सब हमने प्लान कर लिया। तो इसी क्वार्टर में कंपनी 20 से 25 ब्रांचेस ओपन करेगी गोल्ड लोन के, और फिर 50 से 55 ब्रांचेस ही ओपन करेंगे माइक्रो फाइनेंस के। तो उसके बाद कंपनी कह रही है कि FY27 में भी ब्रांच ओपनिंग हम बढ़ाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट नंबर इन्होंने नहीं दिया है, वो आई थिंक अभी Q4 का जब कॉन कॉल होगा तब हमको मैनेजमेंट बताएगी। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि पिछला 1-1.25 साल जो इन्होंने ब्रांच एडिशन रोका हुआ था, इस क्वार्टर से कंपनी उसको स्टार्ट कर रही है। तो इसी क्वार्टर में 100 ब्रांचेस ही ओपन करेंगे। अब यहां पे पॉइंट आता है कि जो हमने वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट वाली बात करी कि आपका ओपेक्स टू AUM नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन कंपनी एकदम से क्या बोल रही है कि ब्रांच एडिशन हम बढ़ाएंगे, तो यानी खर्चा आपका बढ़ने का एक्सपेक्टेशन हो गया। तो मैनेजमेंट यहां पे बोल रही है कि ब्रांच एडिशन तो हम करेंगे, लेकिन ओपेक्स टू AUM का जो हमारा टारगेट है ना कि इसको हम और इंप्रूव करेंगे, वो मेंटेन रहेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इनका कहना है कि हमारा जो ब्रांच एडिशन है मतलब उसका फॉर्मेट काफी नॉर्मल होगा, कोई ऐसा फैंसी बहुत ज्यादा एक्सपेंस उस पर नहीं करेंगे हम, काफी स्टैंडर्डाइज रहेगा। और प्लस आपका जो गोल्ड लोन के ब्रांचेस होते हैं वो तो बहुत फास्ट ब्रेक इवन कर लेते हैं, माइक्रो फाइनेंस के भी जो ब्रांचेस होते हैं उसमें भी ब्रेक इवन काफी फास्ट हो जाता है। तो इस वजह से कंपनी कह रही है कि इनके एडिशन के बाद भी हम कॉन्फिडेंट है कि जो इन्होंने मीडियम टर्म में गाइडेंस दिया है कि ओपेक्स टू AUM 3.25 से 3.75% तक जाएगा, उसको इन्होंने मेंटेन रखा है। मतलब अभी ओपेक्स टू AUM है इनका 3.8, आगे मीडियम टर्म में इनका टारगेट है इसको और कम करेंगे 3.25 से 3.75 के बीच में। तो मतलब क्या हुआ, नेट इंटरेस्ट इनकम मेरा बढ़ने का स्कोप है क्योंकि मार्जिन्स मेरे बढ़ेंगे, प्लस ये क्योंकि माइक्रो फाइनेंस और आपका ये जो गोल्ड लोन है ये भी धीरे धीरे इनके टोटल बुक में एक्सपोजर बढ़ेगा। तो मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं 1.5-2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्योंकि इसमें भी यील्ड अच्छा होता है तो थोड़ा बहुत मार्जिन्स में मेरे को इंप्रूवमेंट यहां से भी आ सकता है। हाँ, ये भी पॉइंट जरूर है कि थोड़ी बहुत कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी क्योंकि आपकी इंक्रीज होगी जैसे जैसे बुक का साइज बड़ा होता जा रहा है, और बाकी प्लेयर्स को भी हम देख रहे हैं
हैं कि हाउसिंग में, लैब में काफी सारे प्लेयर एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं, तो कंपटीशन इंटेंसिटी की वजह से थोड़ा रेट कट इनको करना पड़ सकता है, तो वो भी एक स्कोप है। लेकिन ओवरऑल मार्जिन की ट्रेजेक्टरी अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव लगता है कंपनी का। और प्लस आपका ये कॉस्ट वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें भी मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो काफी अच्छा है। बाकी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू पे सेम गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है, 24 से 25% का ग्रोथ, और मतलब FY28 तक उसको 1.5 लाख करोड़ तक लेकर के जाना है। मैक्रो लेवल पे रिस्क इन्होंने दो चीजों पे हाईलाइट करा है। एक तो वो लैब वाला, मतलब लैब में इन्होंने लिटरली बोला है जो स्मॉल लैब वाला जो बिजनेस है ना, स्मॉल टिकट साइज, मतलब 10 लाख और बिलो 10 लाख टिकट साइज के जो लोन है, वो इनका कहना है कि वो सेगमेंट एक तरीके से डेड हो चुका है। मतलब उसमें डिमांड बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जो कस्टमर पहले लोन ले चुके हैं वो बिल्कुल ही मतलब काफी ज्यादा उनके ऊपर लेवरेज है, वो डिफॉल्ट कर चुके हैं। और लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे लेंडर सब बिल्कुल उसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर की तरफ से एनपीए काफी उसमें बढ़ता जा रहा है। तो ये जो इन्होंने कमेंट्री दी है, इससे आई मीन मेरे माइंड में डायरेक्टली 5 स्टार आया, क्योंकि 5 स्टार का अगर आप कस्टमर सेगमेंट देखोगे तो वही है, 3 लाख 5 लाख के टिकट साइज में वो लोन देता है। तो 5 स्टार का लास्ट क्वार्टर का कॉन कॉल तो काफी अच्छा था। मतलब मैनेजमेंट होपफुल था कि Q4 में हमको ये इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, कि सॉरी Q3 के अंदर। तो एक उसको हमको क्लोजली मॉनिटर करना है कि 5 स्टार के नंबर्स कैसे आते हैं। हालांकि इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, मतलब लैंडिंग इंडस्ट्री में ना आप बहुत बार देखोगे, कोई लेंडर है जो किसी एक प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम फेस करता है, उसका एनपीए बढ़ता है, लेकिन कई ऐसे लेंडर्स होते हैं जो उसी प्रोडक्ट के अंदर अपना उसका मेन बिजनेस बना करके अच्छा आरओई बनाता है, अच्छा आरओई बनाता है। तो ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमको कॉशियस होना है कि जो 5 स्टार हो गया, 5 स्टार से भी ज्यादा जो खराब हालत है वो तो आपकी वो यूग्रो कैपिटल की है। मतलब उन्होंने तो क्या गाइडेंस दिया था पहले 40-50% का, अब पिछले 1 सवा साल से आप देखोगे तो वो सिर्फ माइक्रो लैब के ब्रांचेस ओपन करते जा रहे हैं। पूरा जो प्रोविजनिंग और मतलब वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ अपने ये माइक्रो लैब को बढ़ाने के लिए। और एसेट क्वालिटी आप देखो, एक्सपेंसेस आप देखो, उनकी बहुत ज्यादा खराब हालत है। तो मतलब सेलेक्टिवली हमको देखना है कि कौन सा लेंडर किस सेगमेंट में अच्छा कर रहा है, लेकिन ये मैक्रो लेवल पे एक चीज इन्होंने हाईलाइट करी है। दूसरा, ऑटो में भी इनका कहना है, जो यूज कार लोन वाला प्रोडक्ट है ना, उसमें इनका कहना है कि लास्ट ईयर सेकंड हाफ से चीजें थोड़ी सी खराब हुई थी। इस साल का भी जो फर्स्ट हाफ है Q1 Q2 वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन Q2 के सेकंड हाफ से इनका कहना है चीजें इंप्रूव होती हुई दिखी है। और अभी पिछले कुछ मंथ से जो हम न्यू लोन जो ओरिजिनेट कर रहे हैं, नए कस्टमर्स को जो ऑनबोर्ड कर रहे हैं, वो काफी अच्छे क्वालिटी की हो रही है। तो आगे चल के हमारा ये मानना है कि जो यूज कार लोन वाला जो प्रोडक्ट है, इसका भी जो 90+ डीपीडी है या एसेट क्वालिटी है, ये भी धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो जीएसटी रेट कट हुआ है उसकी वजह से कई सारे बेटर क्वालिटी के कस्टमर जो एक तरीके से साइडलाइन पे थे, मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं थे गाड़ियां वगैरह परचेज करने में, जीएसटी रेट कट की वजह से उनका इंटरेस्ट आया है, तो डिमांड वहां पे आई है, और बेटर क्वालिटी के कस्टमर्स ने क्योंकि परचेज किया है तो इन सारे लेंडर्स को उसका बेनिफिट मिला है। बाकी ओवरऑल गाइडेंस इन्होंने वही मेंटेन रखा है, 24-25% का। एसेट क्वालिटी में कंपनी क्रेडिट कॉस्ट उनका इंप्रूव भी हुआ है 10 बेसिस पॉइंट, और यही सारे गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखे हैं। अब अगर हम अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो वैल्यूएशन आप इसका देखोगे तो 1.5 के आसपास का प्राइस टू बुक बनता है इसके करंटली। प्लस अगर आप FY26 के अर्निंग के बेसिस पे भी देखोगे तो भी सेम प्राइस टू बुक बन रहा है 1.4 से 1.5 का। अब इसमें खेल सारा ये है कि जो इन्होंने ये मीडियम टर्म का गाइडेंस दिया है ना, 24-25% का लोन बुक का ग्रोथ, 1.5 लाख करोड़ तक उसको लेके जाना है, और आरओए जो इनका मीडियम टर्म का गाइडेंस है कि 3 से 3.5% करेंगे, मतलब अगले 2-2.5 साल में 3 से 3.5% का आरओए टारगेट कर रहे हैं। तो मेन गेम यही है कि अगर इसके ये जो इनका गाइडेंस है इसके अकॉर्डिंग कंपनियां एग्जीक्यूट करती रहती है तो उस पॉइंट से डील ओवरऑल ठीक लगती है। प्राइस टू बुक 1.4 1.5 का है, और उस डायरेक्शन में अगर आप बढ़ते हो तो बिल्कुल वैल्यूएशन रीरेटिंग का स्कोप यहाँ पे है। लेकिन मैं इस प्लेयर को, मतलब इस बेट को प्रेफर करूंगा थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में इसको प्ले करूं। उसका मेन रीजन ये है कि एक तो अगर आप उनका ये लीगेसी बुक देखोगे जो अभी भी 5200 5400 करोड़ है, जैसे हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखा, उनका भी यही हुआ ना कि मेन बुक तो उनका अच्छा कर रहा है, लेकिन बीच बीच में आप देखोगे जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था, उसके लास्ट ईयर भी आई थिंक बीच में हुआ था, कभी कभी क्या होता है उनका वो जो पुराना वाला बुक है ना उसमें कोई अकाउंट जो है वो एनपीए निकल करके आ जाता है, और क्योंकि आपने इतने बड़े टिकट साइज का लोन दिया है तो आपको बहुत बड़ा हिट लेना पड़ता है पीएनएल के ऊपर। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट के साथ में हुआ था, कभी वो कोई टोल अकाउंट था उसका प्रॉब्लम हो गया, कभी कोई एटीएम का अकाउंट था उसका प्रॉब्लम हो गया, तो उस तरीके की पॉसिबिलिटी, मतलब थोड़ा सा बीच में वो क्या बोलते हैं स्पीड ब्रेकर आ सकता है इनके साथ में भी, क्योंकि अभी भी 5,000 5,500 करोड़ का जो है वो पुराना बुक है कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। तो उसकी वजह से दूसरा, कंपनी जस्ट अभी डीमर्ज हुई है तो अभी इन्होंने कॉन कॉल करना स्टार्ट ही किया है, तो थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी भी देख लें। तो ये दो रीजंस की वजह से मेनली, मतलब अगर मुझे प्ले करना हो तो मैं थोड़ा सा स्टैगर्ड अप्रोच इसमें फॉलो करूंगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देखो लास्ट 3 साल का, तो जो ये टर्न अराउंड है वो काफी अच्छा गया है कंपनी का। वैल्यूएशन भी आप देखो तो ठीक है, लेकिन मेन इसका री रेटिंग डिपेंड करेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में जो इन्होंने गाइडेंस दिया है उसके डायरेक्शन में इनका एग्जीक्यूशन रहना चाहिए, जो कि अभी तक है। बाकी वही जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि स्टैगर्ड अप्रोच हो तो थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा बेटर रहता है। ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे, बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।